तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक आप मानते हैं कि पेरेंट्स में अवेयरनेस अगर लाई जाए इस स्पेशली इस पायलट ट्रेनिंग के लिए तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं? यस, ऑफ कोर्स, बेसिकली पेरेंट्स को अवेयरनेस होगी और स्कूल्स में कॉलेजेस में अवेयरनेस क्रिएट होगी तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। प्लस एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए एक पायलट एस्पिरेंट को? ये सब डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जो पायलट की जो सैलरी है आज की डेट में एयरलाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपकी लगभग 2-2.5 लाख रुपए से एक बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है। जो सिविल एविएशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एयरलाइन पायलट, एक है जनरल एविएशन पायलट। सो एयरलाइन पायलट का अगर आप कोर्स करते हैं जो आपका CPL प्रोग्राम है उसमें आप 200 घंटे की रिक्वायरमेंट है, CHPL में 150 घंटे की रिक्वायरमेंट है। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले टेक्निकल नॉलेज में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम डिस्कशन करते हैं पायलट ट्रेनिंग की, अगर किसी भी स्टूडेंट से हम बात करें जो इस टाइम के ऊपर 9th 10th में पढ़ रहा है, मैं अपने टाइम की भी अगर बात करूं तो जब टीचर पूछती थी कि क्या बनोगे तो मेरे हिसाब से सिर्फ 4-5 चीज़ें होती थी उस टाइम पे। टीचर बन जाएंगे, पुलिस में चले जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे। पायलट का नाम ज़रूर आता था, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लेकिन टाइम के साथ साथ जब एज बड़ी होती गई, धीरे धीरे ये पायलट वाला जो ऑप्शन था ये कहाँ गायब हो गया, ये समझ ही नहीं आई। तो इसका आपको मेन रीज़न क्या लगता है कि क्यों ये चीज़ गायब हो जाती है धीरे धीरे? वेल, ऐसा नहीं है कि गायब हो गई है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बट पायलट का जो कोर्सेज है, जो पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, इनकी प्रमोशंस या इनकी विजिबिलिटी थोड़ा लिमिटेड है। बिकॉज इंडिया में अभी टोटल 58 फ्लाइट स्कूल्स हैं और जो हमारे, अगर हम कंपेयर करें किसी और प्रोग्राम से तो आप देखोगे कि बाकी सब जो प्रोग्राम्स हैं उसके थाउजेंड्स में और नंबर बहुत बड़ा है। सो लिमिटेड प्रोग्राम है, डोमेन स्पेसिफिक इंडस्ट्री है। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पिछले कुछ सालों में अब डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से क्रेज, अभी जो मार्केट अवेयरनेस है या जो विजिबिलिटी है वो डेवलप हो रही है। एंड अभी आज की डेट में क्या है कि इंडिया से ज़्यादा जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वो US में या बाहर कंट्रीज में करते हैं। तो इस वजह से इंडिया में अभी जो है थोड़ा धीरे धीरे मार्केट डेवलप हो रहा है एंड देयर इज अ बिग वैक्यूम जो अभी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉन मेडिकल करी BTech कर लो, कॉमर्स करी BCom कर लो, आर्ट्स करी तो BA कर लो, ज़्यादा ज़्यादा BCA BBA इन चीज़ों का, या फिर MBA, इन्हीं 5-7 ट्रेड्स के आसपास जो है इंडियन सोसाइटी मुझे लग रहा है कि घूमे जा रही है। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक आप मानते हैं कि पेरेंट्स में अवेयरनेस अगर लाई जाए इस स्पेशली इस पायलट ट्रेनिंग के लिए तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं? यस, ऑफ कोर्स, बेसिकली पेरेंट्स को अवेयरनेस होगी और स्कूल्स में कॉलेजेस में अवेयरनेस क्रिएट होगी तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। प्लस बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल प्रोग्राम है। दिस इज नॉट अ डिग्री नॉर अ डिप्लोमा प्रोग्राम, राइट? सो एवरी पेरेंट्स नीड्स एंड दे वांट्स कि बच्चे जो हैं वो एक डिग्री प्रोग्राम करें। और ये जो पायलट प्रोग्राम इट्स अ कम्प्लीटली प्रोफेशनल प्रोग्राम, राइट? उस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि इनिशियली दे शुड गो फॉर समथिंग जो उनको लाइफ टाइम एक डिग्री काम आ जाए। तो जो हमारी कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है पेरेंट्स का, तो उस वजह से इस डायरेक्शन में जो लोग ऑलरेडी, जो पेरेंट्स एविएशन में है या जिन बच्चों के ऑलरेडी कोई रिलेटिव्स या सिबलिंग्स एविएशन में है, तो वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, राइट? बिकॉज दे गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एंड राइट नॉलेज। गैप इज बेसिकली द नॉलेज। तो अब आपने ये जो गैप की बात करी, अब इस गैप को अगर हम इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर पूरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया से स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चंस को। बेसिक क्राइटेरिया क्या है, स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से एक स्टूडेंट जो कि 9th या 10th में पढ़ रहा है, जिसको मन है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, या वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को पायलट बनाऊं, क्या प्रोसेस उन्हें फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से वो इस सपने को अपना पूरा कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो बच्चे अभी 9th 10th में हैं उनको साइंस लेना चाहिए, उनको मैथ्स फिजिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है पायलट बनने के लिए। और जो बच्चे 11th 12th में है, जो ऑलरेडी जिनके पास साइंस है, जिनके पास मैथ्स फिजिक्स है, उनको फिजिक्स और मैथ्स पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। बेसिकली परसेंटेज का कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, बट सब्जेक्ट्स, एनी स्टूडेंट्स हु वांट्स टू बिकम द पायलट, दे शुड हैव फिजिक्स एंड मैथ्स +2 में।
तो परसेंटेज चाहे कम, मतलब पास भी है अगर हाँ, स्टूडेंट, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। जी जी जी। ग्रेट। तो जो बच्चे 40% से 70% के बीच में फॉल करते हैं उनके लिए पायलट जो प्रोग्राम है वो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन। ओके। और +2 में आपके पास फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है और आप +2 कर चुके हैं, राइट। तो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आप फिजिक्स और मैथ्स आप कर सकते हैं। अगेन वो 3 to 4 मंथ्स का प्रोसेस है, और उसके बाद आप अगेन यू कैन बिकम पायलट। ओके। तो सर जब पायलट बनने की बात आती है, आपने NIOS की बात करी, अब जब पायलट के लिए हम जाते हैं तो ये समझ में आता है कि फॉरेन कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। रीज़न बीइंग मुझे लगता है कि कुछ फ़्लाइट ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्लाइंग करवाते हैं वो साउथ अफ्रीका या कनाडा, US जैसे कंट्रीज़ में ज़्यादा समझे जाते हैं कि वहाँ पर हैं। तो ये NIOS बोर्ड क्या उन कंट्रीज़ के लिए एक्सेप्टेबल है? हाँ, एब्सोल्युटली। जो NIOS है ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जो हमारे इंडिया की रेगुलेटरी मिनिस्ट्री है जो सारी एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करती है, ये उससे अप्रूव्ड है। और इट इज़ एज गुड एज योर आपका जो CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड्स है उसी की तरह NIOS बोर्ड इज ऑल्सो वैलिड फॉर योर एंटायर प्रोग्राम। ओके। और जो ये पायलट ट्रेनिंग है इट्स अ ग्लोबल प्रोफेशनल प्रोग्राम। सो अगर आप US, यूरोप कहीं से भी करते हैं तो NIOS इज वैलिड। तो इसका सर स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है कि बच्चों ने अगर +2 जैसे वो क्लियर किया अभी जस्ट बच्चा, उसकी परसेंटेज आ गई 40-50% जो भी रिक्वायरमेंट है 70% तक की, तो फर्स्ट स्टेप क्या है एंड कब तक उसको आगे चलना है और क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए उसको? तो सबसे पहले तो +2 में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। उसके बाद जो ये प्रोग्राम है इसके 2 पार्ट है, एक थ्योरी प्रोग्राम पार्ट है और एक फ्लाइंग पार्ट है। ओके। सो जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस टोटल प्रोग्राम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज थ्योरी, वन इज फ्लाइंग। थ्योरी के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, जिसमें आपको DGCA के 5 एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। मैट, रैग, नेव, RTA रेगुलेशन, मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशंस, नेविगेशंस। तो इसमें आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे पैन इंडिया अलग अलग जगह पे थ्योरी क्लासेस पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्टर्स हैं, ग्राउंड क्लासेस हैं जहाँ से आप ग्राउंड क्लासेस कवर कर सकते हैं। ओके। अगर आप इंडिया में करते हैं तो आपको ये सारे एग्जाम्स पास करने हैं। अगर आप US, यूरोप या कहीं बाहर से जाके अगर आप ये प्रोग्राम आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 3 एग्जाम्स पास करने हैं, मैट, रैग, नेव। अगर कॉमनवेल्थ कंट्री है तो आपका जो RTR है वो आपको दोबारा आके इंडिया में नहीं देना पड़ेगा, जो आपका रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है, एरोमोबाइल लाइसेंस। तो अगर इंडिया में ही करते हैं तो आपको सारे एग्जाम्स पास करने हैं, और अगर आप बाहर से करते हैं तो आपको 3 एग्जाम्स देने हैं, या आप एक खाली कंपोजिट का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो खाली एक कंपोजिट आप देंगे तो भी आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। सो सर अभी जैसे ग्राउंड क्लासेस की आपने बात करी, तो क्या क्राइटेरिया रहता है और कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है? एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसने 50-60% से अपनी +2 क्लियर की है, उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड क्लासेस क्लियर करने के लिए? तो 3 मंथ्स इज अ स्टैंडर्ड टाइम, जिसमें आप जो है 3 मंथ्स में अपना कवर कर सकते हैं। और कुछ बच्चे 2 महीने में भी कर लेते हैं, कुछ को 6 महीने भी लगते हैं, बट स्टैंडर्ड टाइम इज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के बाद बच्चा एग्जाम देता है? नहीं, एग्जाम आपका जैसे ही कंप्यूटर नंबर आ जाता है तो प्रोसेस ये है कि आपका पहले क्लास 2 आपको कराना चाहिए। सबसे पहले 2 मेडिकल एग्जाम होते हैं, एक क्लास 2 और एक क्लास 1। फर्स्ट इज क्लास 2। क्लास 2 कराने के साथ साथ ही आपको कंप्यूटर नंबर अलाउड कराना चाहिए। तो कंप्यूटर नंबर एक DGCA का यूनिक आपका नंबर होता है, जो थ्रू आउट योर करियर आपका सारा रिकॉर्ड उस कंप्यूटर नंबर, और एक कंप्यूटर फाइल होती है जिसमें आपका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। सो EGCA एक पोर्टल है आज की डेट में। सो जो ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्रोग्राम है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कंडक्ट करता है, और इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। सो DGCA का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका नाम है EGCA। ओके। सो EGCA पे आपको अपना एक अकाउंट, आपको EGCA लॉगिन ID बनानी है, और आपको एक अपना कंप्यूटर नंबर अलॉट कराना है, जिसके लिए आपको अपने 10th-12th के मार्कशीट्स की वेरिफिकेशंस करा के आपको अपना सारा रिकॉर्ड सबमिट करना है ऑनलाइन, और आपका विद इन अ मंथ्स टाइम आपका कंप्यूटर नंबर अलॉट हो जाएगा। ओके। उसके बाद जो है आप क्लास 2 कराने जाइए। आप पहले भी जा सकते हैं क्लास 2 मेडिकल कराने, बट कुछ डॉक्टर आजकल मैंडेटरी करने लगे हैं कि आपके पास कंप्यूटर नंबर होना चाहिए। ओके। क्लास 2 कराने से बेनिफिट ये होगा कि एक कलर ब्लाइंडनेस इशू होता है बहुत सारे बच्चों में, जो हम लोग अक्सर हमें पता नहीं चलता है। रेयर बीमारी है, बट कलर ब्लाइंडनेस इज समथिंग जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पायलट नहीं बन पाते, क्योंकि जो पायलट का प्रोफेशन है उसमें आपको कलर डिफरेंशिएट करने होते हैं, वेदर रडार में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, कॉकपिट में जब आप फ्लाई करते हैं। सो क्लास 2 कराने से आपका कलर ब्लाइंडनेस का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। बेसिक चेक्स होते हैं आपका ECG एंड बेसिक एक्सरेज एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप थ्योरी एग्जाम्स हैं, उसके लिए आप अपीयर कर सकते हैं। जो जैसे आपका कंप्यूटर नंबर अलॉट होता है, साल में 4 सेशंस होते हैं DGCA के।
उसके अलावा ऑन डिमांड एग्जाम भी होता है। तो जब भी आप जो है अगर एग्जाम पास करना चाहते हैं तो ऑन डिमांड आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं DGCA में, और आप किसी भी महीने जाके एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही आपके एग्जाम पास हो जाते हैं, नॉर्मली बच्चे ये अडॉप्ट करते हैं कि दे गो फॉर फ्लाइंग इंडिया में या इंडिया के बाहर। अगर बाहर करते हैं तो वापस आके आपको कन्वर्जन फ्लाइंग करनी पड़ती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स फ्लाइंग। अगर आपका जो फ्लाइंग है वो लैप्स हो जाता है या मोर देन 6 months हो जाते हैं आपको, जो आपका फॉरेन लाइसेंस है उसको इशू हो गए, तो आपको फिर जो है रीसेंसी भी करनी पड़ती है, विच गोज अराउंड 23 to 24 आवर्स। सो जो लोग बाहर से फ्लाइंग कर रहे हैं उनको आके इमीडिएटली कन्वर्जन करना चाहिए, जो आज की डेट में इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया के जो फ्लाइट स्कूल्स हैं उनके पास अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे हैं। So that's why they are not actually entertaining the students. Those are coming from outside flying करके। Okay. So जो बच्चा सर अभी जैसे आपने बताया कि ग्राउंड क्लासेस में 3 से 4 महीने के अंदर बच्चा एग्जाम क्लियर कर लेता है, उसके बाद वो एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है। अब एग्जाम क्लियर हो गया तो मिनिमम फ्लाइंग आवर्स का क्या क्राइटेरिया है कि कितने फ्लाइंग आवर्स जरूरी हैं एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए? So इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो 200 आवर्स की है कि मिनिमम 200 आवर्स ऑन एयरक्राफ्ट आपके पास होने चाहिए। सो कुछ स्कूल के पास बच्चे ऐसा करते हैं कि 185 आवर्स आपने सिंगल इंजन पे कर लिए, 15 आवर्स आपने मल्टी इंजन पे फ्लाइंग कर ली। इट इज नॉट मैंडेटरी टू फ्लाई मल्टी इंजन, आप पूरे 200 घंटे सिंगल इंजन पे भी आप फ्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर करते हैं तो भी आप जिस भी स्कूल में जा रहे हैं तो यू मेक श्योर कि आपके एयरक्राफ्ट पे 200 घंटे हो और एज अ पायलट इन कमांड 100 आवर्स की आपकी फ्लाइंग हो। तो ये अकेले होना ज़रूरी है या फिर आप एज अ ट्रेनी भी, मान लो किसी के साथ हम बैठे हुए हैं और वो हमें सिखा रहा है, तो वो भी टाइम काउंट होता है या फिर अकेले जो हमने फ्लाइंग की है वही काउंट होगा? सो जैसे मैंने आपको बोला कि पायलट इन कमांड जो आपके PIC आवर्स है, जो आपके बेसिकली जिसमें आप कमांड कर रहे हो, वो मिनिमम 100 आवर्स होने चाहिए आउट ऑफ 200 आवर्स। अगर आप 200 आवर्स में 100 आवर्स कवर नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू डू एडिशनल फ्लाइंग। तो इंडिया के जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं वो मोर देन कैपेसिटी चल रहे हैं अभी इस टाइम के ऊपर, इसी वजह से वो बाहर के स्टूडेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो इंडिया में सर टोटल कितनी सीट्स हैं पायलट की? सो एज सच कोई प्रिस्क्राइब्ड नंबर, एक फिक्स नंबर नहीं है। सो इंडिया में फ्लाइट स्कूल खोलने के लिए आपके पास मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट होने चाहिए। इंडिया में कुछ स्कूल है जिनके पास 20, 25, 30 एयरक्राफ्ट भी हैं, कुछ स्कूल्स हैं जिनके पास 3 एयरक्राफ्ट ही हैं। सो एक एयरक्राफ्ट पे DGCA ये बोलता है कि आपके पास एक टाइम में 10 बच्चे होने चाहिए। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हर स्कूल में जो है अच्छे खासे बच्चे हैं आज की डेट में, और एक कोई जो भी स्कूल, अब हर स्कूल एयरक्राफ्ट इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, नए नए एयरक्राफ्ट डिलीवर हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट पर्टिकुलरली अगर हम बोलें तो इंडिया में एक साल में अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 बच्चे ट्रेन हो सकते हैं। तो अब इंडिया में सिर्फ इतने ही स्टूडेंट ट्रेन हो सकते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है साउथ अफ्रीका का, देन उसके बाद कनाडा एंड US। एक हंगरी का ऑप्शन जो आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं, इसमें क्या यूनिक है? क्यों स्टूडेंट को हंगरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए? और बीइंग ए शेंगन कंट्री, कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में ये होता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उस चीज़ में, तो उस रिस्क को आप कैसे कवर करते हैं? तो इसमें हम लोगों ने एक यूरोप गेट, आई कैन से कि हम लोगों ने एक वी हैव ओपन द गेटवे फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स फॉर यूरोप। तो इसमें सबसे पहली बात तो यूरोप में जो भी प्रोग्राम होता है वो 80-90 हज़ार यूरो से कम का पैकेज नहीं है। दूसरा, यूरोप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि यूरोप में जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्रोग्राम है उसमें जो एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग आवर्स हैं वो 145 ही हैं। तो हमने ये सारे चैलेंजेस को, इट टुक अस 2 years, ये हमने पूरे स्कूल के साथ नेगोशिएशन किया, एक कस्टमाइज प्रोग्राम डेवलप किया इंडियन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के, और हमने 286 आवर्स का प्रोग्राम बनाया है ऑन एयरक्राफ्ट प्लस सिमुलेटर, जिसमें 200 आवर्स की जो आपकी DGCA की रिक्वायरमेंट है ऑन एयरक्राफ्ट वो पूरी होती है, आपकी 100 आवर्स PIC की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। जो EASA बेसिकली जो यूरोपियन लाइसेंस की जो कंट्रोलिंग बॉडी है, आपको EASA लाइसेंस भी मिल रहा है, और उसके बाद इंडियन लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। जो कॉस्टिंग है अगर हम वैसे कैलकुलेट करें 286 आवर्स में, तो इट गोज समथिंग अराउंड 1.25 लाख यूरो के आसपास ये बन जाती है। बट हमने स्कूल के साथ नेगोशिएशन किया है, जो स्कूल जो हंगरी में जिस स्कूल में हम लोग भेज रहे हैं वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कूल है, तो ये सारी की सारी जो कॉस्टिंग है वो आपका US या कनाडा जो कॉस्ट है उससे भी कम आ जाती है, तो विच इज़ लाइक अनबिलीवेबल। दूसरा, जो ये स्कूल है वो गवर्नमेंट के साथ वेल एसोसिएटेड है, उस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ हंगरी जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसमें सिंक्रोनाइज्ड है। और जितने भी हमारे अभी तक बैचेस गए हैं,
एक भी उसमें रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि हम एडमिशन के टाइम पे ही बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, उनकी जो डिस्क्रिपेंसी शॉर्टफॉल्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं, और एम्बेसी के साथ हमारा एक बहुत अच्छा एसोसिएशन है, जिस वजह से जो वीज़ा है विद इन वीक्स टाइम आ जाता है। Okay. और देयर इज़ नो रिजेक्शन, जो सबसे बड़ा चैलेंज था अब पहले यूरोप के लिए। तो जितने भी चैलेंजेस थे, टाइम, कन्वर्जन, फीस, वीज़ा, वो सब कुछ हमने जो है मैनेज किए हैं। तो सर एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाती है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, हम कनाडा से कंपेयर करें, हम साउथ अफ्रीका से कंपेयर करें और हम हंगरी से कंपेयर करें, तो एवरेज कॉस्ट एक पेरेंट्स को अगर अपने बच्चे को पायलट बनाना है तो कितना पैसा उसको अपने जेब में रखना पड़ेगा? तो इंडिया में अगर आपको आज की डेट में CPL करना है तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी लगभग 50 लाख रुपए की एवरेज कॉस्ट आई कैन से, किसी भी स्कूल में आप करेंगे कहीं पे 48 आ जाएगी, कहीं पे 53 आ जाएगी, बट 50 लाख एक ऑन एन एवरेज कॉस्टिंग है। बट इंडिया में जो टाइम है आज की डेट में, वो लोग क्लेम करते हैं बहुत सारे कि हम 8 महीने में फ्लाइंग करा देंगे, 1 साल में करा देंगे, बट ऑनेस्टली 2 साल से कम किसी भी कहीं पर भी आज फ्लाइंग नहीं हो पाती है। कुछ बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनको 3-3.5 साल भी हो गए, बट उनकी फ्लाइंग पूरी नहीं हो पाई है। तो इसका रीजन लिमिटेड सीट्स, मतलब लिमिटेड एयरक्राफ्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास इंस्ट्रक्टर्स की कमी है, या आपके पास जो है सीट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेवरेबल नहीं है। आप जिस टेरिटरी में है इंडिया में, उस टेरिटरी में क्लाइमेट उतना फेवरेबल नहीं है, तो उस वजह से आप साल में 7-8 महीने 9 महीने फ्लाइंग करा पा रहे हैं। राइट। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूरोप में या यूएस की बात करते हैं तो यूएस में जो ये कॉस्टिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली $1 लाख के आसपास है, क्योंकि यूएस में हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ऊपर जाके आपको $2,000-3,000 हर महीने आपको जो है एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये किस चीज़ के? ये चेक राइड्स के हैं, फ्यूल सरचार्जेस है, एयरपोर्ट चार्जेस है, इंस्ट्रक्टर्स को आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, एग्जामिनेशन फीस, लाइसेंस इशुएंस फीस, देयर आर एन नंबर ऑफ हिडन चार्जेस। मतलब ये 1 CR टच कर गया, 1 CR के आसपास यूएस में आपका टच कर जाता है। सारे स्कूल जितने भी यूएस में है, अभी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। फ्लोरिडा जो है वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है यूएस में। सदर्न फ्लोरिडा में ही इट्स मोर देन 900 स्कूल्स है। बट इशू इज दैट रेगुलरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। अभी पीछे कुछ स्कूल्स वहाँ पे कोलैप्स कर गए, जिस वजह से जो स्टूडेंट्स वहाँ थे they have left with no option and they were like it was a big disaster. So US में एक और आज की डेट में जो बहुत बड़ा चैलेंज आया आफ्टर ये ट्रम्प के आने के बाद, वीजा इज गेटिंग अ प्रॉब्लम डे बाय डे। अपॉइंटमेंट्स ही नहीं है। अपॉइंटमेंट्स, कनाडा मार्केट इस वजह से कम्प्लीटली बंद हो गया है, बिकॉज कैनेडियन वीजाज आर गॉन लाइक एनीथिंग। तो जो एक कनाडा का एक जो ऑप्शन था वो कम्प्लीटली क्लोज है। US इज गेटिंग टफर एंड टफर एवरी डे। साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा, साउथ अफ्रीका में कॉस्ट इज गुड। साउथ अफ्रीका में आप 40-45 लाख में आप कर लेते हैं, बट साउथ अफ्रीका में 1-2 चैलेंजेस हैं। एक, वहाँ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। नोबडी टेक्स योर सिक्योरिटी, एंड वहाँ पे सिविल डिस्टर्बेंस है, जिस वजह से बच्चों के साथ मिस हैपनिंग्स हुई है पिछले कुछ सालों में, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप वहाँ जाने के बाद आप स्कूल से बाहर नहीं निकल सकते। और दूसरा, वहाँ पर भी अगेन आज की डेट में क्या, इंडिया की तरह जो है बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अगर मैं बात करूं स्पेशली जो स्कूल्स हैं लेंस एरिया या अदर एरिया में, वहाँ पे आप जाएंगे तो मैक्सिमम आज आप देखेंगे तो इंडियन स्टूडेंट्स का फ्लड है। सो अगेन वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। यूरोप में जो सबसे बड़ा हम लोग आज की डेट में प्लस पॉइंट हम लोग बोलते हैं, दैट इज़ कि हम लोग बोल्ड में लिखते हैं कि देयर इज़ नो हिडन कॉस्ट। सो आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग, थ्योरी क्लासेस, एग्जामिनेशन फीस, चेक राइड फीस, यूनिफॉर्म, पायलट किट, अकोमोडेशन, फूडिंग, ऑल इंक्लूसिव पैकेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं, जिसमें A to Z, इनफैक्ट 1 साइड आपकी फ्लाइट टिकट भी उसमें इंक्लूडेड है, आपकी वीजा फीस भी इंक्लूडेड है। तो एवरीथिंग वी हैव इंक्लूडेड इनटू द पैकेज एंड इट्स इंटीग्रेटेड पैकेज। सो फूडिंग वगैरह भी सब कुछ आप इंक्लूड कर रहे हैं? फूडिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें आपके बोर्डिंग भी इंक्लूडेड है, आपका यूनिफॉर्म इंक्लूडेड है। काफ़ी स्टूडेंट्स फूडिंग को लेकर या अकोमोडेशन को लेकर भी बैकआउट होते होंगे बाकी कंट्रीज़ में, क्योंकि जैसे हम कनाडा वगैरह में भी देख रहे हैं। सिर्फ मैं पायलट ट्रेनिंग की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल भी अगर इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करें तो फूडिंग को लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत आती है, बोर्डिंग और ये सारा कुछ इशू अगर आप रिजॉल्व कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हंगरी एक फ्यूचर बनने वाला है पायलट ट्रेनिंग का। तो सर कोई मिनिमम एज डिसाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को लेकर कि पायलट कोई फिक्स एज के ऊपर ही आप बन सकते हैं? और मेडिकल क्राइटेरिया की जैसे हम बात करें तो हाइट काफ़ी बार सुनने में आती है कि हाइट का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आई साइट का आपने ऑलरेडी बता दिया कि कलर ब्लाइंडनेस का सिर्फ फ़र्क पड़ता है, बाकी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है शायद। तो हाइट एंड एज, इसकी क्या लिमिट है? सो हाइट का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका एक BMI एक फ्रेम है,
तो आप विद इन फ्रेम आपका होना चाहिए, जो आपका बॉडी वेट इंडेक्स एक होता है। उसके अलावा आपका जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए। सो इंडिया में और इंटरनेशनली भी ये 17 ईयर्स एज इज द मिनिमम एज, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम इज 17। रिटायरमेंट एज इज 65। 60 के ऊपर आप सिंगल फ्लाइंग नहीं कर सकते हो, स्पेशली अगर हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की या प्राइवेट जेट्स की। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है। सर अब हम करियर की अगर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए एक पायलट एस्पिरेंट को? ये सब डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जो पायलट की जो सैलरी है आज की डेट में, एयरलाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपकी लगभग 2-2.5 लाख रुपए से एक बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है। जनरल एविएशन अगर हम हेलीकॉप्टर प्राइवेट जेट्स की बात करते हैं तो ये सैलरी क्राइटेरिया थोड़ा ऊपर है। आपकी जो मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है वो 4-5 लाख से स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से हेलीकॉप्टर या कौन से प्राइवेट जेट में आप स्विच कर रहे हैं। ओके, तो सैलरीज आर वेरी गुड एंड दीज आर इंक्रीजिंग, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, पायलट्स की शॉर्टेज है एंड देयर इज अ बिग वैक्यूम इनटू द मार्केट। सो अभी आपने हेलीकॉप्टर का एक यूज़ किया कि हेलीकॉप्टर में और सैलरी का डिफरेंस है, इन दोनों चीज़ों में क्राइटेरियाज में क्या फ़र्क है, हेलीकॉप्टर में और एरोप्लेन में? दोनों पायलट्स में क्या फ़र्क है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोजर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज आपने बता दिया, और कोई एग्जाम्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं या स्टडीज़ में क्या फ़र्क है इन दोनों में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ट्रेनिंग है वो कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस इज अ CHPL प्रोग्राम, वेयर एज जो हमारा फिक्स विंग है एरोप्लेन है वो CPL प्रोग्राम होता है। तो CHPL में आप जब DGC का एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर। तो वहीं से आपको बेसिक जो एग्जाम्स हैं मैट, रैग्स और नैप के, वो तो सेम है, सिलेबस सेम है, एग्जाम भी सेम ही होते हैं, बट कैटेगरी जो है वो आपको हेलीकॉप्टर सेलेक्ट करनी पड़ती है। मेडिकल इज सेम, क्लास 2 आपको कराना है, फिर आपको एग्जाम पास करने हैं। हम एक यूनिक प्रोग्राम अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है विच इज़ हेलीकॉप्टर कैरियर प्रोग्राम, जो अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें हम 1 साल की टोटल ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग विद योर ग्राउंड क्लासेस, कंप्लीशन योर फ्लाइंग ट्रेनिंग। इनिशियली तो हम लोग यूरोप से ही अभी ट्रेनिंग करा रहे हैं और उसमें हम लोग बच्चों को कमिट कर रहे हैं कि 1 साल का आपका प्रोग्राम है और 1 साल के बाद जो है आपकी सैलरी मिनिमम 4 लाख से स्टार्ट हो जाएगी। 5 साल का हमारा एक बॉन्ड है जो बच्चे को साइन करना है, और उसकी टाइप रेटिंग, उसके बाद आर्ट्स डेवलपमेंट, PIC, वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। एंड इट इज़ अ ऑल इंक्लूसिव पैकेज जो हम ऑफर कर रहे हैं। इसमें आपकी फूडिंग, लॉजिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म, पायलट किट, एवरीथिंग वी आर टेकिंग केयर। डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर पायलट्स की, तो अभी हमने 4 धाम में फ्लाइंग करी थी अपने हेलीकॉप्टर्स की, जिसके लिए हमने 20 दिन में 20 लाख रुपए पे किए एक पायलट को। ये ऑन रिकॉर्ड है। अदरवाइज ऑल्सो जो आज की डेट में कोई भी इंडिया में सिंस कोई हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग अकेडमी नहीं है, तो मेजरली जो हेलीकॉप्टर पायलट्स जो आर्मी एविएशन से, एयरफोर्स से आते हैं, वो कन्वर्ट करके अपना CHPL सिविल लाइसेंस इशू करते हैं। तो उनकी 6-7 लाख से एक स्टार्टिंग सैलरी है, और आपको जैसे 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये आराम से आज की डेट में 9-10 लाख रुपए पहुंच जाती है। तो जो बच्चे लाइफ में एक एवरेज पढ़ाई करते हैं, जिनका एक एप्टीट्यूड लेवल एवरेज है बट कंसिस्टेंट है, 50-60% जो बच्चे जिस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, जिनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते इंजीनियरिंग के, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया है लेकिन पढ़ाई में एवरेज है, उनके लिए ये कोर्स बेस्ट कोर्स है। पायलट का जो करियर है ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में एवरेज है 40% से लेके 75% वालों तक या 70% तक, दे हैव दिस बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम द पायलट। 1-1.5 साल का प्रोग्राम है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, और जो सैलरीज हैं और सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। किसी भी IITian के कंपैरिजन में आप जो है पायलट को रख सकते हैं। और आज की डेट में क्या होता है कि पायलट बनने के बाद भी आपको कंटिन्यूसली डेवलपमेंट्स करने हैं, आपने आर्ट्स डेवलप करने हैं। एयरलाइन के PIC बनने के लिए आपको 1500 घंटे चाहिए, वेयर एज हेलीकॉप्टर में सिर्फ आपको 200 घंटे चाहिए। तो जो सिविल एविएशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एयरलाइन पायलट, एक है जनरल एविएशन पायलट। सो एयरलाइन पायलट का अगर आप कोर्स करते हैं, जो आपका CPL प्रोग्राम है, उसमें आप 200 घंटे की रिक्वायरमेंट है। CHPL में 150 घंटे की रिक्वायरमेंट है। 200 घंटे करने के बाद आपको टाइप रेटिंग करनी है, और CPL में आपको अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 80-90 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं टू बिकम द फुल फ्लेजेड पायलट। वेयरएज जो हम लोग ये CHPL करा रहे हैं, इसमें बच्चे को सिर्फ 35 लाख रुपए खर्च करने हैं। 75 लाख रुपीस का इसके ऊपर एजुकेशन लोन उसको लेना है, जिसके लिए हम भी अपना LOI इशू करेंगे। टोटल लगभग 1 करोड़ 10 लाख का ये प्रोग्राम है, लेकिन जॉब एश्योरिटी गारंटी पहले दिन से है।
वो भी मिनिमम 4 लाख रुपए सैलरी की, और 1 साल का प्रोग्राम है। सो जो बच्चे आज +2 पास कर रहे हैं, 17-18 साल के हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको वो अवेल कर सकते हैं। इंडिया में सिर्फ अभी एक ही एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग अकेडमी है जो सक्सेसफुली अभी रन नहीं कर पा रही है, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी हम लोग अपनी मार्केट डेवलप कर रहे हैं, तो आप जल्दी देखेंगे कि वी क्राफ्ट का नाम आपको सब जगह दिखाई देगा, एंड विल बी ऑफरिंग दिस पैकेज टू एवरी स्टूडेंट, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लोन सर, आपने भी एक चीज़ कही कि लोन बच्चा करवा सकता है, तो उसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लोन का? सो एजुकेशन लोन के लिए भी अभी हम लोग डिफरेंट बैंक्स में चेयरमैन लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे बात कर रहे हैं। Okay. और बैंक्स अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं एजुकेशन लोन के लिए, स्पेशली जब आप पायलट कोर्स की बात करते हैं। बट अगर आप कोलेटरल्स के अगेंस्ट में, आप अपने ITRs के अगेंस्ट में, अगर आपकी बैलेंस शीट अच्छी है, बैंक बैलेंस अच्छा है, रिटर्न्स अच्छे हैं, तो पेरेंट्स के इनकम के बेसिस पे स्टूडेंट्स को लोन मिल जाता है। हमारे जितने भी बच्चे अभी यूरोप गए हैं, सबने एजुकेशन लोन लिया है। एंड धीरे धीरे बैंक्स आर गेटिंग अवेयर। जो हेलीकॉप्टर वाला प्रोग्राम है उसमें हम भी अपना उसको बैंक को एक लेटर दे रहे हैं जिसमें हम लिख के उसको गारंटीज दे रहे हैं जॉब की, क्योंकि बैंक को अपना रीपेमेंट शेड्यूल देखना है। बिल्कुल, कि अगर वो 75 लाख लोन दे रहे हैं तो रीपेमेंट कैसे करेगा, बैंक रिकवर कैसे करेगा। सो व्हेन वी आर गिविंग आवर गारंटीज, तो बैंक के लिए भी एक थोड़ा सा ये ईज है ये करना। तो सर कोई ऐसी स्किल जो इतने साल आपको एक्सपीरियंस आपका हो गया ना, इतने सालों से आप एविएशन लाइन में हैं, देन सब कुछ आपने किया, तो कोई ऐसी स्किल आप गाइड करना चाहेंगे जो स्टूडेंट इस टाइम के ऊपर प्लान कर रहा है कि थ्योरेटिकल और ये फ्लाइंग स्किल को छोड़ के उसको, उस स्टूडेंट के अंदर एक स्किल होना ज़रूरी है एक पायलट बनने के लिए? एक पायलट बनने के लिए बच्चे को कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। आपको खाली 1 साल की या 3 महीने की ग्राउंड क्लासेस नहीं करनी। का पायलट का जो प्रोफेशन है उसमें आपको थ्रू आउट योर करियर आपको अपडेट रहना है, अप टू डेट रहना है, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको एक स्टेबल माइंडसेट चाहिए। बेसिकली आपको पायलट बनने के लिए ज़ील होनी चाहिए। ये पायलट का जो प्रोग्राम है ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिसमें आपको आपके ऊपर लाइफ डिपेंडेंसीज होती है। अगर आप एक एयरलाइन का जहाज उड़ाते हैं तो 200 लोगों की जान आपके भरोसे होती है। बिल्कुल। और एक छोटी सी गलती की वजह से जो है एक बड़ा डिजास्टर हो जाता है। पिछले दिनों हमने देखे इंसिडेंट्स हुए हैं, बट उसके बावजूद भी एयर ट्रैवल आज भी सेफेस्ट मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर हम कंपेयर करें रोड ट्रांसपोर्टेशन से, रेलवे से, तब भी आप देखोगे कि जो एयर एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो पायलट की सूझबूझ के ऊपर, पायलट के डिसीजंस के ऊपर बहुत सारे लोगों की लाइफ डिपेंडेंट होती है। तो जब लोग एक जहाज में बैठते हैं तो वो अपनी लाइफ पायलट को हैंड ओवर कर देते हैं, तो वहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इररिस्पेक्टिव योर एज, 20 साल 22 साल के बच्चे आज की डेट में जहाज उड़ाते हैं, बट आपका जो माइंडसेट है वो बहुत मैच्योर होना चाहिए। क्योंकि एक जो 50 साल का 60 साल का बंदा भी जहाज में बैठा है वो अपनी लाइफ आपको दे रहा है जी। जब तक वो उस जहाज में है, जब तक जहाज उड़ रहा है, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ। तो इन दैट केस जो माइंडसेट, जो मैच्योरिटी लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। जो बच्चे स्पेशली वीडियो गेम पसंद करते हैं उनके लिए जहाज उड़ाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। और आप देखोगे कि इंडस्ट्री में आज बहुत सारे ऐसे पायलट्स हैं जो अपने एकेडमिक्स में एवरेज थे, जो स्कूल कॉलेज के टाइम में बहुत एवरेज थे, बट उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप थी, तो दे पीपल बिकम अ वेरी गुड पायलट। अब सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम जब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, और आपने जो आज का एक्सीडेंट्स वगैरह के आपने डिस्कशन किया, उन चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि चल रही है। कि कोई एक्सीडेंट हुआ, जब अभी अहमदाबाद वाला जो इंसिडेंट हुआ, इसमें डायरेक्टली इन दी एंड जब कमेटी बैठी, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली एक पायलट को ब्लेम कर दिया गया कि जो स्विच था, फ्यूल स्विच था, वो गलत ऑपरेट हो गया था या गलत ऑफ हो गया था, इस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, या किस तरीके से आप स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे कि इन नेगेटिविटी के बाद भी एक बच्चे को पायलट की तरफ जाना चाहिए? आप देखेंगे तो आज की डेट में क्या है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, आप बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आप लेते हैं, और बहुत सारे मिथ हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू भी जनरेट होते हैं। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक सब्जेक्ट है। हो सकता है आने वाले 20-30 साल के बाद हमें एक्चुअल कॉज पता चले, बट अगर आप उठा के देखेंगे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि शायद पायलट की गलती नहीं थी। ये एक शायद कुछ मैकेनिकल फॉल्ट था जिस वजह से ये इशू हुआ। और आज भी ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरऑल क्या है कि एक्सीडेंट जो होता है उसकी हिस्ट्री हमें दिखता है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे,
पर बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो पायलट अपनी इंटेलिजेंस से सेफली लैंड करते हैं, खराब वेदर में बहुत अच्छे से लैंड करते हैं। और जब एक एयरक्राफ्ट सेफली लैंड हो जाता है, मतलब आप समझिए कि एयरक्राफ्ट जो इंसिडेंट एक्सीडेंट है ना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। राइट। कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हल्की सी कुछ गलती हुई, एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, और वही फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में पायलट ने अच्छा परफॉर्म किया, अपने सूझबूझ से काम किया, तो एयरक्राफ्ट एकदम ठीक लैंड हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पायलट परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई है, जिस वजह से आप देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट है स्पेशली इन इंडिया वो बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करोगे एविएशन एक्सीडेंट्स कंपैरिजन टू यूएस और इंडिया, तो आप देखोगे कि यूएस में ऑन एन एवरेज पूरे साल में लगभग 400 इंसिडेंट एक्सीडेंट होते हैं, वेयर एज जो इंडिया में ये नंबर है इट इज़ लेस देन 10%। ऑल्दो कि यूएस में फ्लाइंग भी बहुत ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट आर वेरी हाई, बट अगेन इंडियन मार्केट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। Indigo is the fastest growing airline on the planet. Indian aviation infrastructure is the fastest growing infrastructure in the world. हमने पिछले 10 साल में नए 75 एयरपोर्ट्स को एक्सपीरियंस किया है। आने वाले 10 साल में इंडिया में 400 और नए एयरपोर्ट्स अभी डेवलप हो रहे हैं। आरसीएस उड़ान स्कीम्स हैं जो इंडिया में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। नॉट ओनली विद एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर से आरसीएस स्कीम्स अभी रन हो रही हैं। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तराखंड में, हिमाचल में आरसीएस में हेलीकॉप्टर यूज़ हो रहा है, जो जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। वीजीएफ की वजह से और ऑपरेटर्स आर गेटिंग वेरी गुड बेनिफिट्स। सो देखिए, ये एक ट्रांसपोर्टेशन मोड है। तो अगर हम सी, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, अगेन आई विल से कि एविएशन इज द सेफेस्ट। बीइंग पायलट आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ टास्क टू फ्लाई, चाहे आप 10 मिनट की कोई फ्लाइंग करें या आप 10 घंटे की करें। सो पायलट हैज़ टू बी अटेंटिव ऑल द टाइम। और ये जो नंबर है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट अभी इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया में एयरलाइन जो एयर इंडिया और इंडिगो के जो ऑर्डर्स हैं बोइंग और एयरबस को, अगले 10 साल तक सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिलीवरीज इंडिया में होनी है। सो बोइंग और एयरबस दोनों के पास एयर इंडिया और इंडिगो के 500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स हैं। अकासा हैव पुट अप मोर देन 200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। जितने भी फ्लाइट स्कूल है इंडिया में, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। जितने ऑपरेटर्स हैं हेलीकॉप्टर के, दे हैव प्लेस्ड टू इंक्रीज देयर फ्लीट। सो इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फॉर श्योर, एंड प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हर ऑपरेटर जो है, हर पायलट जो होता है, हर किसी को अपनी जान प्यारी है, तो जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। बट येस, इश्यूज आर देयर, बट रेगुलेटरी डीजीसीए का बहुत स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग है। और बहुत ज़्यादा आप देखेंगे अभी, स्पेशली आफ्टर अहमदाबाद, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं रूल्स रेगुलेशंस में। इंडिया में 90 ईयर्स के बाद एयरक्राफ्ट एक्ट रिवाइज हुआ है। अभी तक हम लोग एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 फॉलो करते थे। नया एयरक्राफ्ट एक्ट आया है, तो जो ब्रिटिश एक्ट था अभी तक हम वही फॉलो कर रहे थे, जिस वजह से इंडिया में ऑपरेशन चैलेंजेस थे, एयरक्राफ्ट लीजिंग के बहुत सारे चैलेंजेस, ओनरशिप में आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। सो ये सारी चीज़ें अभी इंडिया में एक्सपीरियंस हो रही हैं, नई नई पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ अभी आ रही है। तो आपने सर अपने 18 साल के करियर में क्या स्टेप्स फॉलो किए कि जो आप यहाँ तक पहुँचे? देन वी क्राफ्ट के डायरेक्टर आप अब बन गए, है ना? तो अब इसको लेकर आपका क्या विजन है? आई स्टार्टेड अब फ्रॉम अ वेरी स्मॉल फ्लाइट स्कूल, फिर मैं एयर इंडिया में गया, उसके बाद आई वेंट टू स्पाइसजेट, then I get into general aviation. In a very small age, I came to in contact with such person जो aircraft sales में बड़ा कुछ काम करते थे। तो in 2010 I started up aircraft sales। तो वो टाइम पे इंडिया में एविएशन काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहा था, तो हमने बड़े सारे एयरक्राफ्ट सेल किए, फ्लाइट स्कूल को स्पेशली। फिर उसके बाद 2015 में विद वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम एयरफोर्स, उनके साथ मिलके आई स्टार्टेड अप वी क्राफ्ट, जहाँ पे अगेन हम लोगों ने एयरक्राफ्ट सेल करने स्टार्ट किए। उसके अलावा अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, तो एक बहुत छोटी सा प्रोडक्ट होता है जॉयराइड। तो हमने मेरी आंटी एक फ्लाइट स्कूल ओन करती थी, उनके साथ मिलके जॉयराइड्स हमने सेल करने स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे हम चार्टर इंडस्ट्री में हमने धीरे धीरे महीने में एक दो चार्टर करने स्टार्ट किए। करते 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 आज हमारे पास एक बहुत बड़ा क्लाइंट नेटवर्क है। आज जितने भी इंडिया में फिक्स्ड विंग ऑपरेटर्स हैं, हम C90, B200, लेगेसी, लियरजेट, हॉकर, प्रीमियर वाले लगभग सारे एयरक्राफ्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हर महीने एक बहुत अच्छा नंबर हम लोग अचीव कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स में हम लोग चाहे चारधाम यात्रा हो या पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन हो चार्टर्स का, कॉर्पोरेट चार्टर्स का, तो वो हम एक काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और इन हाउस हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है।
तो धीरे धीरे करके हम लोग ये इंडस्ट्री में आगे बढ़े। 2021 में आई स्टार्टेड अ फर्स्ट कंपनी इन गिफ्ट सिटी फॉर एयरक्राफ्ट्स लीजिंग फॉर फ्लाइट स्कूल्स। सो वो टाइम पे हम लोगों ने 6 एयरक्राफ्ट्स लीज किए। देन लास्ट ईयर ऑल्सो वी स्टार्टेड अप अनदर एंटिटी इन गिफ्ट सिटी। अभी हम लोग मिड साइज जेट्स और हेलीकॉप्टर्स पे फोकस कर रहे हैं। तो ये साल में अभी हम 2 एयरक्राफ्ट्स लेके आ रहे हैं। एंड लाइकवाइज वी आर इंक्रीजिंग द नंबर। एक कंपनी के साथ हमारा टाई अप है जो इंडिया में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज लॉन्च कर रही है, जो दे आर कमिंग अप विद 150 हेलीकॉप्टर्स। सो जिसके लिए हम लोग ये हेलीकॉप्टर कैडेट प्रोग्राम रन कर रहे हैं। एंड वी आर इन अर्जेंट नीड ऑफ ऑलमोस्ट 500 हेलीकॉप्टर पायलट्स इन नेक्स्ट 5 years। सो जो भी बच्चे हमारे साथ फ्लाइंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उनको हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, उनको हम कंप्लीट कैरियर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हम लोग कराएंगे और जॉब गारंटी है, वो हमारे पास ही जॉब करेंगे अगले 5 साल। ग्रेट। सो सर, कहीं ना कहीं जब हम सोसाइटी की बात करते हैं आसपास, स्पेशली इंडियन सोसाइटी की, तो ये मेल डोमिनेटिंग कहीं ना कहीं एक ट्रेड दिखाई देता है कि ज़्यादातर मेल्स ही इसको प्रेफर करते हैं और लेडीज़ को कहीं ना कहीं फीमेल्स को दबाया जाता है कि नहीं यार ये चीज़ें मत करो। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इंडियन सोसाइटी को? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई से मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड में इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स है, और इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री आई से कि जहाँ पे मेल फीमेल में आज की डेट में कोई फ़र्क नहीं है। आप चाहे यू आर अ बॉय और अ गर्ल, आपको जो ट्रेनिंग है वो सेम है। इनफैक्ट हर जगह पे गवर्नमेंट पॉलिसी से लेके हर चीज़ में आप देखेंगे कि फीमेल्स को प्रेफरेंस मिलती है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आज की डेट में हर एयरलाइन में आप देखेंगे कि देर आर गुड नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स नाउ। इनफैक्ट इन जनरल एविएशन आप देखेंगे प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर में जो नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स हैं वो बहुत इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंट स्टेट्स में फीमेल पायलट्स के लिए डिफरेंट सब्सिडीज़ हैं। एजुकेशन लोन्स में देर आर सर्टेन प्रेफरेंसेस जो फीमेल्स के लिए हैं। एंड आज की डेट में मतलब आप देखेंगे इंडिया में हर इंडस्ट्री में फीमेल्स आर नाउ इंक्रीजिंग एंड द नंबर इज़ वेरी मच इंक्रीजिंग। एंड नोवेयर आप अभी देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में 2 फीमेल ऑफिसर्स थी जिनके इंटरव्यूज वायरल हुए, जिन्होंने सारा ऑपरेशंस लीड किया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को कि इंडियन फीमेल्स आर एज गुड एज इंडियन मेल्स। सो चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, आपका नेवी हो या सिविल एविएशन हो, एवरीवेयर फीमेल्स आर लीडिंग द इंडस्ट्री आई विल से टुडे। सो ये एक पॉजिटिव पार्ट है। एंड मैं हर इंडियन फीमेल को बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक एस्पायरिंग पायलट हो या आप +2 में हो और आप पायलट बनना चाहते हो, तो ये बेस्ट इंडस्ट्री है और ये बेस्ट टाइम है पायलट बनने के लिए। एंड यू ऑल आर वेलकम। आपने जब पहली बार कॉकपिट में एंटर किया तो आपको कैसा लगा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके शहर में ही करनाल में जो एविएशन एकेडमी है करन लेक के साइड में, वहाँ पे मैं गया था। तो हमारी एकेडमी ने अहमदाबाद एविएशन एकेडमी से 2 एयरक्राफ्ट लीज पे लिए थे फॉर फ्यू डेज। और फर्स्ट टाइम जब मैं कॉकपिट में बैठा था तो मैंने करनाल से ही फ्लाइंग करी थी। और वहाँ पे आई टेल यू कि जब पहली बार टेक ऑफ हुआ, एंड मैं उससे पहले मैं एयरलाइन में भी मैंने फ्लाई नहीं किया था तो मेरे लिए एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। मुझे आज भी वो पूरा सीन याद है कि मैं पायलट के साथ बैठा था एंड टेक ऑफ के बाद जो नज़ारा मैंने देखा, तो मेरा उस दिन के बाद जो थॉट प्रोसेस था, जो सोचने का, दुनिया को देखने का नज़रिया था, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। और टिल दैट डे, टिल टुडे, वेन एवर आई सिट्स इन कॉकपिट, एवरी टाइम आई गेट अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। और आपको एक जोश आ जाता है जब आप एक जहाज के कॉकपिट में बैठते हैं। एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है तो जो पावर आप फील करते हो, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और when you are in air, you are top of the world, king of the world, I can say. Right. So it's very fascinating. It's very interesting and it's very learning. आप किसी भी पायलट से पूछोगे, वो आपको कभी, चाहे वो कोई 20 साल का हो या 60 साल का हो, till the last flying, उनका जो जोश या पैशन है वो पहली फ्लाइट से लेकर लास्ट फ्लाइट तक सेम ही रहता है। सो आप जब तक आप जहाज उड़ाते हो, आप बहुत पैशनेट रहते हो और आप यू आर फुल ऑफ एनर्जी। सो कोई लास्ट मैसेज सर आपकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए जो आप देना चाहें, जो पायलट बनना चाहते हैं? पायलट के लिए मैं यही पेरेंट्स और बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ क्रिएटिव काम करना है या आपको एक 9 to 6 का डेस्क जॉब नहीं करना,
आप एयरफोर्स आर्मी में जाना चाहते हैं पर नहीं जा पाए, लेकिन अगर आपको वही लाइफस्टाइल अगर आपको फॉलो करना है तो एक पायलट की जो जॉब होती है एक वो रॉकस्टार की तरह होती है। अगर आप एक किसी एयरलाइन के पायलट हो तो आप समझो कि पूरी लाइफ आपको एक 5 स्टार का टैग आपके पास है, आपको 5 स्टार अकोमोडेशन मिलेगा, लाइफ टाइम आपको कैब घर से लेने आएगी छोड़ने जाएगी, प्लस FDTL होता है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। DGCA का एक रिक्वायरमेंट है कि महीने में 100 घंटे से ज़्यादा, साल में 1000 घंटे से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते हो, तो कोई चाह के भी आपसे ओवर टाइम नहीं करा सकता। ठीक है, व्हेन यू आर पायलट। एंड आप अगर हेलीकॉप्टर पायलट है तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है हेलीकॉप्टर फ्लाइंग। आपका हमेशा जो इंटरेक्शन होगा वो बड़े नीच लोगों के साथ होगा। आप VIPs, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। बड़े सारे आजकल क्रिएटिव कामों में हेलीकॉप्टर का यूज़ होने लगा है, मूवी शूटिंग से लेके म्यूजिक एल्बम्स, और उसके अलावा कॉर्पोरेट फ्लाइंग में आप हमेशा जो कंपनी के मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, CEOs, फाउंडर्स, डायरेक्टर्स, उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। बड़े सारे पॉलिटिशियंस के साथ हमारी दोस्ती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन। ओवरऑल आई कैन से ईजी है पायलट बनना, पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कॉस्ट एक फैक्टर है, अगर आप एक कॉस्ट अगर आप बेयर कर सकते हैं तो पायलट बनना इज़ लाइक अ वेरी फ्रूटफुल। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं तो आपको एटलीस्ट इनिशियल 4-5 साल रिगरस आपको एक पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज 1-1.5 साल की आपकी पढ़ाई है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा आपको अपग्रेड रहना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी तो इन्वॉल्व है सर कहीं ना कहीं। ये एक मिथ है, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। आपको ऐसा लगेगा, बट आई विल टेल यू, अगर आप रिस्क फैक्टर या नंबर ऑफ सुसाइड्स की बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में, वो इन कंपैरिजन टू एविएशन कॉलेजेस या ट्रेनिंग्स में बहुत ज़्यादा है। आई विल टेल यू, मतलब एविएशन और ये ट्रेनिंग्स में बच्चा बहुत मोटिवेटेड रहता है बिकॉज उनको टारगेट होता है। दूसरा, जहाज उड़ाना आज की डेट में इट्स लाइक अ वेरी फन ट्रेनिंग।